ठीक है यार, उनका देखो भाई, अस्मिका आंसर कंफर्म करना बच्चा। ठीक है, जो आंसर है वो कंफर्म करो। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। मैंने कहा था कि 2 × 10⁻17। ठीक है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं, एक मिनट आंसर देख लूं। हाँ जी, मैंने फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। फिर भी 2 × 10⁻17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ध्यान दीजिएगा। 2 × 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और उस बैटरी का वोल्टेज मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ 12 वोल्ट। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, इन 1 सेकेंड। तो हाउ मच वर्क इज डन बाय बैटरी, हाउ मच वर्क is by the battery in suppose a time of 1 hour। तो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया था, देखो आप पहले आप चार्ज Q निकालोगे, Q इक्वल टू एन के फॉर्मूले से। तो n हमारा नंबर है, 2 × 10⁻17 है, और E की एक प्री डिफाइंड वैल्यू हुई 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये पूरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.2 × 10⁻⁻2 कूलम। उसके बाद वर्क निकालने के लिए आपने कहा चार्ज Q को हम पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3.2 × 10⁻⁻2 और पोटेंशियल 12, इतना आ गया ये। ठीक है, इसके आंसर आ गए 38.4। हाँ 38.4 ये आंसर आ रहा है। तो ये आंसर हमारा आ गया था 38.4, बट इसके साथ में ये ध्यान दो ना, ये 10⁻⁻2 है, तो इतना जूल्स। लेकिन ये सब कुछ 1 सेकंड में हो रहा है, इन 1 सेकंड। और आप याद करो, जब जूल्स विन 1 सेकंड निकाले जाते हैं तो इसको पावर भी कह सकते हो। दिस टर्म इज ऑल्सो पावर। पावर यही होता है कि आप 1 सेकंड में कितना वर्क कर सकते हो। तो आप ये भी यहाँ पर कह सकते हो कि पावर ऑफ बैटरी, यहाँ से ये कहा जा सकता है कि जो पावर ऑफ बैटरी है वो कितना होगा। तो पावर ऑफ बैटरी को आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर 38.4 इंटू 10⁻², और जूल अपॉन सेकंड की एक यूनिट होती है जिसको हम वॉट कह सकते हैं। इतना पावर है उसका। नाउ क्वेश्चन पे आओ, हमें वर्क निकालना है 1 आवर में। तो जब आप 1 आवर का इंटरवल लोगे इन 1 आवर, तो 1 आवर है 3600 सेकेंड्स। ठीक है, और 1 सेकंड के अंदर अगर आप इन 1 सेकंड अगर आप इतना वर्क कर रहे हो 38.4 इंटू 10⁻⁻2 जूल्स का, तो यूनिटरी मेथड से आप ये निकाल लो कि 3600 सेकेंड्स में हमारा जो वर्क आएगा वो 38.4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 3600। अब ये वैल्यू चेक कर लो कितनी आएगी। ठीक है ना, इसी की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट करी है, तो इसकी वैल्यू जो आपके सामने आ रही है। ठीक है अस्मिका जी, हाँ 138240। अच्छा, तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 1382। अगर हम सारे पावर हटा दें तो इतना ही तो आएगा, इतने ही जूल्स आएंगे, है ना। बिकॉज 10⁻⁻2 को और ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए जाएंगे, ऑलमोस्ट इतना आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1382 जूल्स के आसपास का आंसर आ जाएगा। तो आप सोचो, ये कम वर्क नहीं है। 1382 जूल्स का जो वर्क है ये कम नहीं है। इतना वर्क आप 1 घंटे में कर रहे हो। ठीक है जी, इतना वर्क आप 1 घंटे में कर रहे हो। अब ये कम वर्क नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करो ना, देखो आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं आपको। अगर आप इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करो, इन कैलोरीज, तो ये कह रहा था कि 1 जूल जो होता है वो अराउंड 4.18 कैलोरीज होता है। तो इसका मतलब जो बैटरी का वर्क है वो 1382 इंटू 4.18, ये ऑलमोस्ट, मतलब मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बट इसको लमसम 1400 मान लें, 1400 और ये 4 मान लेते हैं, तो ये अराउंड 5600 कैलोरीज इन 1 आवर। आपको पता है कि आप अगर 1 आवर की हैवी एक्सरसाइज करो, 1 आवर की हैवी एक्सरसाइज,
तो कितने कैलोरी बर्न कर पाओगे आप? पता है कुछ आइडिया आपको? कैलोरीज जो बर्न कर पाते हो आप, बर्न बहुत ज्यादा बर्न करेंगे तो 40 कैलोरी, 50 कैलोरी या फिर 200 कैलोरी, बहुत हैवी एक्सरसाइज करने के बाद भी। सोच के देखो आप, मतलब पूरा बहुत जमकर एक्सरसाइज करो आप तो भी आप 1 घंटे के बाद 200 कैलोरी से ज्यादा वर्क नहीं कर पाते, और बैटरी 5600 कैलोरी का वर्क कर रही है, विच इज इक्विवेलेंट टू अराउंड 28 persons डूइंग 1 hour एक्सरसाइज टुगेदर। सोचो बैटरी की पावर, बैटरी की ताकत कितनी होती है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि बैटरी जो है वो एक पावरफुल डिवाइस है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बैटरी का वर्क कैसे निकाला जाएगा। अब आइए इस पे नेक्स्ट टॉपिक पर, हम लोगों ने करंट को कैसे कैलकुलेट किया था। तो हम लोगों ने पिछली बार करंट, अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। करंट क्या होगा, तो करंट के लिए हम लोगों ने ये कहा था कि अगर हमारे पास कोई एरिया है, मान लो कैपिटल ए का, और इधर से कोई चार्ज इसको क्रॉस करे, कोई चार्जेस क्रॉस करें यहाँ से, ऐसे करके इसको चार्जेस क्रॉस कर दें। ठीक है, मान लो प्लस चार्जेस हैं और प्लस चार्जेस इसको क्रॉस कर दें, तो कितना चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा ना, उसको आप कहते हो करंट। तो चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकंड, इसको आप कैपिटल आई डिनोट कर सकते हो और इसको कह सकते हो कि ये करंट की वैल्यू होगी। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि हमारे पास कोई कैपिटल ए का एरिया है, सपोज करो ये जो एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ से पॉजिटिव पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं कई सारे, ये सब पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, और ये पॉजिटिव पार्टिकल्स इसको क्रॉस कर गए, इस तरफ आ गए, सारे के सारे पार्टिकल्स क्रॉस कर गए और क्रॉस करके इधर आ गए, आर पार आ गए, इधर आ गए प्लस पार्टिकल्स, और ये सब मूव कर रहे हैं वी स्पीड से। ये सारे पार्टिकल्स वी स्पीड से चल रहे हैं, ये भी वी स्पीड पे चल रहे थे, ये भी वी स्पीड पे चल रहे थे, और ये सब क्रॉस कर गए। तो अगर कोई आपसे ये कहे कि इन 1 सेकेंड, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इन 1 सेकेंड फॉर एग्जाम्पल 20 इंटू 10⁻20 पार्टिकल्स, 20 इंटू 10⁻20 पार्टिकल्स क्रॉसेस द एरिया, क्रॉसेस द गिवन एरिया, मान लो आपसे ये कहा जाए, तो करंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। जबकि हर पार्टिकल के पास, ईच पार्टिकल आपसे कहा जाए, तो इसमें यह भी है कि ईच पार्टिकल हैज, सपोज कुछ चार्ज होगा उसमें, तो लेट ईच पार्टिकल हैज अ चार्ज ऑफ +2 माइक्रो कुलम्ब। माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, +2 माइक्रो कुलम्ब को आप ये भी कह सकते हो, इट इज +2 इंटू 10⁻⁻6 कुलम्ब। तो अब आप बताओ करंट कितना होगा इसमें। तो आपको ये पता है कि 1 सेकंड के अंदर कितने पार्टिकल्स क्रॉस कर रहे हैं, वो आंसर दे रखा है 20 इंटू 10⁻20। ठीक है, इतने पार्टिकल क्रॉस कर रहे हैं 1 सेकंड के अंदर। तो कितना चार्ज, हमें ये तो चाहिए ना, टोटल कितना चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड में। तो चार्ज फ्लो पर सेकंड कैसे निकालोगे, चार्ज फ्लो पर सेकंड, यही हमारा करंट है। तो ये निकालने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो पर सेकंड जा रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो पर सेकंड फ्लो हो रहे हैं वो, और चार्ज ऑन ईच पार्टिकल यूनिटरी मेथड से। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेकंड तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है 20 इंटू 10⁻20, और चार्ज ऑन ईच पार्टिकल वो 2 इंटू 10⁻⁻6 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो वैल्यू बनेगी यहाँ पर, ठीक है, वो जो वैल्यू बनेगी यही आपके लिए आंसर होगा। और यूनिट तो मैं नंबर आपके लिए छोड़ता हूँ कि नंबर आप फाइंड आउट करो कि नंबर कितना आएगा, बट इसके आगे जो यूनिट आएगी वो एम्पियर की आएगी कि इतने एम्पियर करंट है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि चार्ज की वैल्यू और करंट की वैल्यूज क्या होंगी। यही इसका तरीका है सॉल्व करने का, जो सही तरीका है वो यही है।
हाँ जी ओंकार जी, 40 इंटू 10⁻14, ठीक है, इतने एम्पियर, सोचो कितना ज्यादा करंट जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर तो आपको देखो, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ये बता दिया गया है कि 1 सेकंड में कितने पार्टिकल्स क्रॉस हो रहे हैं, ये चीज आपको दी गई है। तो अगर आपको ये मालूम चल जाए तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अगर आपको ये मालूम चल जाए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेकंड कितने जाएंगे, तो आप उसको चार्ज ऑन ईच पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दो। अब हम इसी इसी प्रिंसिपल को आगे फॉलो करने जा रहे हैं। कैसे, देखो, सपोज दैट हमारे पास ये फिर से एक एरिया है, कैपिटल ए, ठीक है जी, हमारे पास ये एरिया हो गया, और यहाँ पर सब हमारे पार्टिकल्स हैं, ऐसे करके हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, ऐसे करके हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स हैं, और ये सारे के सारे पार्टिकल्स v स्पीड से चल रहे हैं, और कुछ पार्टिकल्स इस समय सरफेस को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर ये पार्टिकल्स क्रॉस कर रहे हैं v स्पीड से, ठीक है, और भी पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ये सारे के सारे पार्टिकल v स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, सब v स्पीड से आगे चल रहे हैं, ये भी v से आगे बढ़ रहा है, ये भी v से, ये भी v से, ये भी v से, ऐसे ये पार्टिकल्स भी, जितने भी पार्टिकल आप देख रहे हो, ये सारे पार्टिकल्स v स्पीड से आगे आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। तो अब आपसे पूछा जाए कि कितने पार्टिकल्स इसको क्रॉस कर जाएंगे, एक सेकंड में कितने पार्टिकल्स क्रॉस कर जाएंगे। तो इसके लिए जरा ध्यान से सुनना, आप इसके लिए क्या लॉजिक लगा रहे हैं वो सुनिएगा, लॉजिक सुनिएगा क्या होगा। मान लो आप यहां तक का एक लेंथ लें, अगर सपोज करो यहां तक की एक लेंथ, और ये लेंथ की वैल्यू बराबर है स्पीड के, मतलब लेंथ की जो वैल्यू है वो इक्वल है v के, ठीक है ना, जितना आपकी स्पीड है उतनी ही ये लेंथ है। देखो, जब आप ये कहते हो कि 20 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब अगर आप एक सेकंड का इंटरवल लोगे तो 20 मीटर आगे आ जाओगे। यानी अगर कोई लेंथ आपके स्पीड के बराबर हो, अगर कोई लेंथ आपकी स्पीड के बराबर ही है, तो उस लेंथ को कवर करने में आपको सिर्फ एक सेकंड लगेगा, ठीक है ना। अपनी स्पीड के बराबर का लेंथ कवर करने के लिए आपको एक सेकंड चाहिए, तो हमने ये लेंथ मान ली है स्पीड के बराबर। इसका मतलब ये जितने पार्टिकल्स आप यहाँ पे देख रहे हो, इन सारे पार्टिकल्स को एक सेकंड लगेगा, और एक सेकंड के बाद ये सब यहाँ आ जाएंगे, एक सेकंड के अंदर ये यहाँ आ जाएगा, ये पार्टिकल भी एक सेकंड में यहाँ पर आ जाएंगे। तो अगर हम ये काउंट कर लें कि यहाँ पर कितने पार्टिकल्स हैं, अगर आप ये काउंट कर लो कि यहाँ पर कितने पार्टिकल्स हैं, तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि एक सेकंड के अंदर कितने पार्टिकल इस एरिया को टच कर जाएंगे। तो अब कितना वॉल्यूम बना, ये एक बार फिर से डायग्राम देख लो, एक बार फिर से डायग्राम देखिएगा। हमारे पास ये वाला एरिया कैपिटल ए था, और आप इसके पीछे एक लेंथ ले रहे हो, लेंथ, और वो लेंथ कितनी ले रहे थे, यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी थी हमारी, तो ये लेंथ हमारी v के बराबर है, लेंथ इज इक्वल टू v। तो आप यहाँ पर इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, कि जो वॉल्यूम होगा इस सिलेंडर का वो होगा ये वाला एरिया और मल्टीप्लाइड बाय ये लेंथ। और अगर हम ये मान लें कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितने भी पार्टिकल्स तुम इसके अंदर देख रहे हो वो सब डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये मान लो कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इतने पार्टिकल्स आपके पास पर मीटर क्यूब हैं, पर मीटर क्यूब का मतलब यूनिट वॉल्यूम में। तो टोटल कितने पार्टिकल्स हो गए यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब आप निकाल सकते हो। कैसे, पर मीटर क्यूब आपके पास n है, और a इंटू वी, इतने मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आएगा, तो एन ए वी कर देंगे, एन ए वी, ये मेरा आंसर रहेगा, इतने पार्टिकल होंगे मेरे पास। हाँ जी, इतने पार्टिकल्स हो गए। अब पिछले पिछले एग्जाम्पल की तरीके से, और क्योंकि मैंने लेंथ को v के बराबर लिया है ना, लेंथ इक्वल टू v लिया मैंने,
तो लेंथ इक्वल टू वी लेने का मतलब सिर्फ इतना है, ये वाला कंसेप्ट लगाओ कि अगर कोई लेंथ स्पीड के इक्वल है तो वो ट्रेवल करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। यानी यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे ये सब सिर्फ 1 सेकंड लेंगे यहाँ तक आने में, 1 सेकंड। तो ये पार्टिकल भी 1 सेकंड में यहाँ पर आ जाएगा, ये पार्टिकल भी 1 सेकंड में यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर ये सारे पार्टिकल्स 1 सेकंड में यहाँ पर आएंगे तो इसके आगे वाले पार्टिकल्स तो क्रॉस कर जाएंगे इसको, ये 1 सेकंड बाद इसको क्रॉस कर चुके होंगे, इसके आगे वाला पार्टिकल 1 सेकंड के बाद और आगे हो चुका होगा। यानी कि ये सारे पार्टिकल्स 1 सेकंड में हमारे सरफेस को क्रॉस कर जाएंगे। तो ऐसे में करंट क्या लिखोगे, NAV, ये आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया, और उसको Q से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि चार्ज ऑन पार्टिकल्स है, और ये हमारे लिए करंट का एक फॉर्मूला बन जाता है, I = NAVQ। बट इसमें जो Q लेंगे वो आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लोगे, एज इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो उनका चार्ज तो इतना ही होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये आपका पहला फॉर्मूला है जहां पर करंट को आप मैथमेटिकली डिफाइन करते हो कि इट इज NAV टाइम्स Q। सिंबल्स की मीनिंग ध्यान रखना, N पर मीटर क्यूब में कितने पार्टिकल्स हैं, A जिस एरिया से वो पार्टिकल्स क्रॉस कर रहे हैं, जिस एरिया को वो क्रॉस कर रहे हैं वो है, V जिस स्पीड से पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं, और Q उन पार्टिकल्स का कितना कितना चार्ज है। इन सबको मल्टीप्लाई करके आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो इसको। चलिए, चलिए नेक्स्ट देखो। तो आपको मैं अगर एग्जांपल दूं, यहाँ पर एक एग्जांपल लूं, सपोज करो जो वायर है हमारे पास, एक एग्जांपल लीजिए, एक वायर है, वायर का ये जो एरिया है ये आपको दे दिया गया है कि जो इसका एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसके थ्रू एक करंट पास हो रहा है I, और करंट आपको बता दिया गया है कि करंट की वैल्यू 10 एम्पियर है, करंट इज 10 एम्पियर। और इसके अंदर का जो पार्टिकल्स का स्ट्रेंथ है, पार्टिकल्स की स्ट्रेंथ वो भी आपको दे दिया गया है। उसके अंदर सपोज दैट 2 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब है। तो अब आप ये बताओ कि वो कितनी स्पीड से चल रहे होंगे, स्पीड क्या होगी, मतलब V निकालना है आपको। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो जाएगा प्रीवियस फॉर्मूले से, INEAV। यहाँ पर मैंने E लिख दिया है इन प्लेस ऑफ Q, इन प्लेस ऑफ Q मैंने चार्ज को लिख दिया है, बिकॉज Q एक चार्ज है, बट चार्ज क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है तो उसको मैंने E लिख दिया है, सेम ही चीज है। तो इससे आप V निकाल सकते हो, I डिवाइडेड बाय NEA करके। I की वैल्यू पुट करेंगे तो वो 10 एम्पियर है, N 2 इंटू 10⁻20 है, N यही होता है आपका पर मीटर क्यूब कितने पार्टिकल्स हैं। E का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है कूलम्ब में, और कैपिटल A जो कि एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन वो 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर। तो इससे सॉल्व करके पता लगाते हैं कि V की क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पर अगर हम V यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ से V निकाल सकते हैं कि V की क्या वैल्यू बनेगी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, और क्योंकि हमने सारी SI यूनिट्स लगा रखी हैं तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आंसर होगा, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन निकालोगे इसमें कि V की वैल्यू, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है,
ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट पे आओ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट वो ये कहता है, बेसिकली वो हम लोग मूव करेंगे ओम्स लॉ की तरफ। तो ओम्स लॉ का ये कहना है कि अगर कोई वायर है, मान लो आपके पास, ठीक है ना, अगर कोई वायर है हमारे पास इस तरह से, और इस वायर को बैटरी से कनेक्ट किया है, मतलब यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव, तो बैटरी की वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सपोज करो V, पोटेंशियल डिफरेंस होगा V का। ठीक है, ये हमने इसमें हमने वायर का A पॉइंट मान लिया, इसको हमने वायर का B पॉइंट मान लिया, और वायर मेटेलिक फॉर्म में है, मेटल है वहां पर। तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव वाली साइड से, क्योंकि इधर की साइड नेगेटिव आ रही है और इधर की साइड पॉजिटिव आ रही है, तो वो टुवर्ड्स पॉजिटिव जाते हैं विद स्पीड v, इस तरीके से चलते हैं वो। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको, v स्पीड से चलेंगे वो। अब देखिए, अगर वो v स्पीड से चल रहे हैं, पीछे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर आपको एक और चीज बता दें कि हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट को क्या रखते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट बाय कन्वेंशन लिया गया है। डायरेक्शन ऑफ करंट बाय कन्वेंशन आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के अपोजिट मानते हो, कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करेंगे तो बाय कन्वेंशन हम करंट इस तरफ दिखाते हैं। ये हमारा एक रूल है। कन्वेंशन का मतलब ऐसे परंपरा चली आ रही है, कोई लॉ नहीं है ये, हमने ऐसा माना है करंट इस तरफ होगा, तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो हम ये डिफाइन करेंगे बाय कन्वेंशन कि करंट आई राइट साइड पर होगा। ये आप मानोगे इसको? हाँ बट अश्विका जी, प्लस टू माइनस, ठीक है ना, करंट यहाँ पर ऐसे होगा। और बैटरी के अंदर क्या होगा, इनसाइड बैटरी, ये तो करंट हो गया बैटरी के आउटसाइड ना, और यहाँ पर जो बैटरी होती है उसका बताना है। यहाँ पर एक बैटरी होगी, तो उसके अंदर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं, यहाँ से निकल करके और बैटरी में चले जाते हैं। तो बैटरी में तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना, इनसाइड बैटरी इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, तो इनसाइड बैटरी करंट का डायरेक्शन इधर होगा, यानी बैटरी के अंदर जो करंट है वो माइनस से प्लस की तरफ है, और बैटरी के बाहर जो करंट है वो प्लस से माइनस की तरफ है। तो प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ करंट बैटरी के आउटसाइड होता है, आउटसाइड बैटरी। बट बैटरी के अंदर थोड़ा उल्टा है, बैटरी के अंदर क्या है, अगर प्लस इधर है और माइनस इधर है, तो इनसाइड बैटरी करंट आप ऐसे दिखा रहे हो, आई इस तरफ है, दिस इज इनसाइड बैटरी, माइनस टू प्लस। तो ओम्स लॉ ने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए, और काफी एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने इस पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I के रीडिंग्स नोट किए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I की वैल्यूज को रिकॉर्ड किया उन्होंने, और रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया। उस ग्राफ में इन्होंने क्या कहा, ठीक है जी, ओम्स लॉ था, उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया, जिस ग्राफ में यहाँ पर I को रखा और यहाँ पर V रखा, तो वो बार बार V को चेंज करते जा रहे थे, V की वैल्यू बदलते जा रहे थे, और करस्पॉन्डिंगली I बदलता था। तो उन्होंने V और I की वैल्यूज को मार्क किया ग्राफ के ऊपर, और फाइनली एक रिलेशन ऑब्टेन किया कि यार ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो इससे उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया तो उन्होंने एक कंक्लूजन दिया हमें, और उस कंक्लूजन में ये कहा गया कि इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के प्रपोर्शन है, जिसका मतलब ये है, सपोज V की वैल्यू 4 है और I की वैल्यू मान लो 2 है, फिर हमने V की वैल्यू 6 कर दी और I की वैल्यू 3 हो गई, फिर हमने V की वैल्यू 8 कर दी और करस्पॉन्डिंगली I की वैल्यू 4 हो गई।
इस तरीके से चल रहा है ये। तो क्या हो रहा है कि 4 में आप 1.5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 आ जाएगा। तो ऐसे ही 2 में 1.5 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। 4 में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 8 आ जाएगा, और 2 में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 4 आ जाएगा। इनका कहने का मतलब ये था कि जितने फैक्टर से आप v चेंज करोगे उतने ही फैक्टर से i भी चेंज होगा। v और i सेम फैक्टर से बदलते हैं। इनका मतलब ये था कि अगर हम i चेंज हो रहा है, कहीं पर i बढ़ रहा है, तो इसका मतलब v भी बढ़ रहा होगा। और अगर ये मान लो डबल कर रहे हो आप, ये ओम्स लॉ था, तो v भी डबल ही होगा। यानी v और i एक साथ बढ़ते हैं, सेम रेशियो में बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम i को हाफ करेंगे तो v भी हाफ हो जाएगा। ये सारा कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंटली किया। बाद में इसकी मैथमेटिकल प्रूविंग्स भी आई हैं, बट थ्रू एक्सपेरिमेंट ओम्स ने इन सारी बातों को एक लॉ में कन्वर्ट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक लॉ बना दिया, और उस लॉ में इन्होंने ये कहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऑफ एनी वायर, potential difference of any wire is directly proportional to current through it। ये इन्होंने अपना एक लॉ बना दिया, लेकिन साथ में एक कंडीशंस लगा दी। कंडीशंस ये लगा दी कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। बट अब एक प्रॉब्लम है कि रियल लाइफ में टेम्परेचर को कांस्टेंट कर नहीं पाएंगे, और इसीलिए ओम्स लॉ एक अच्छा लॉ नहीं माना जाता है, बिकॉज इस लॉ में बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। ठीक है, परफेक्ट लॉ नहीं है, बट फिर भी हमको पढ़ना है इसके बारे में। तो वो देख लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू दिस वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझा दें आपको क्या है, कि जिस रेशियो में करंट बढ़ेगा उसी रेशियो में वोल्टेज भी बढ़ेगा। ठीक है, दोनों का रेशियो सेम होगा। देखो मैं नेक्स्ट वाले स्क्रीन पे दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्क्रीन पे मतलब इन्होंने ये कहा कि मान लो हमारे पास एक वायर है, और उस वायर में अगर मान लो हमने क्या कहा कि 2 एम्पियर करंट जा रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ रही है 6 वोल्ट मान लो। तो ठीक है, इस वायर में अब अगर आप वही वायर यूज करते हो, फिर से सेम वायर, ठीक है जी, वायर को चेंज नहीं करना है, आपको वही वायर रखना है, और जो टेम्परेचर यहाँ पे था, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस था यहाँ पर, तो आप 20 डिग्री सेल्सियस ही रखो, यानी कि सेम टेम्परेचर भी रखो। तो अगर उसी टेम्परेचर पे और उसी वायर में आप 2 एम्पियर की जगह मान लो 6 एम्पियर करंट भेजोगे अगर, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ओम्स के हिसाब से 2 से 6 कर रहे हो ना, 3 टाइम्स। तो ओम्स लॉ ये कहते हैं कि जितना आपका करंट बढ़ रहा है, अगर 3 टाइम्स बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा उसी रेशियो में, यानी कि ये 18 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम मान लो सेम वायर रखें और सेम टेम्परेचर रखें, और अब हम इसके अंदर 1 एम्पियर करंट करेंगे, 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर हाफ हो गया इसका। आपका 2 है था, तो 2 का हाफ है ये, तो फिर 6 का भी हाफ हो जाएगा, यानी कि अब आप पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो कि ये 3 वोल्ट होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 3 वोल्ट हो जाएगी। यही ओम्स लॉ है। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करें और करंट को I से डिनोट कर दें, तो इन्होंने कहा कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, और बाद में इन्होंने इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दे दिया। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को R लिख दिया, जिसको हम लोगों ने बाद में रेजिस्टेंस बोलना स्टार्ट कर दिया, कि जो R है वो उस वायर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, बट इसकी कंडीशन देखो क्या है। ठीक है, दिस V इज प्रोपोर्शनल टू I, बट कंडीशन है फॉर सेम वायर एट सेम टेम्परेचर, तब जाकर के ये होल्ड करेगा ओम्स लॉ। V इक्वल टू आर आई, आर को बोल दिया रेजिस्टेंस ऑफ वायर, जिसकी यूनिट होती है, यूनिट अगर हम देखें
तो आर की जो यूनिट होगी वो वी अपॉन आई से निकालोगे, यानी कि वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर। और तो वोल्ट अपॉन एम्पियर इसकी यूनिट होगी, लेकिन वोल्ट अपॉन एम्पियर को इन शॉर्ट फॉर्म ओम के नाम से भी बोलते हो, और इसको सिंबलाइज करते हो ये वाला सिंबल से, इस तरीके से रेजिस्टेंस का सिंबल। जबकि रेजिस्टेंस का सर्किट्स में सिंबल ऐसे दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हो आप, कैपिटल आर करके, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर। ठीक है, ये इसके यूनिट का सिंबल है, यूनिट सिंबल। तो ये हमारा ओम्स लॉ हो जाएगा यार, V इक्वल्स टू R इंटू आई। और ऐसा नहीं है कि सब कोई ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, कुछ ही मटेरियल्स ऐसे हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो मटेरियल्स जो इसको ओबे करेंगे, ओबे ओम्स लॉ, उनको हम लोगों ने एक नाम दे दिया है, दे आर कॉल्ड ओमिक एलिमेंट। और अगर मटेरियल इसको ओबे नहीं करते, दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, अगर वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते तो फिर वो हमारे लिए कहलाएंगे नॉन ओमिक एलिमेंट। तो ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो उसके कैटेगरी में आते हैं मेटल्स इसको फॉलो करते हैं। और कौन इसको नहीं फॉलो करते, उस कैटेगरी में क्या आते हैं, तो उस कैटेगरी में हमारे जो मटेरियल्स आते हैं उनमें एक स्पेशल नाम है, उसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ये हम क्लास 12th के में पढ़ेंगे, व्हाट इज सेमी कंडक्टर। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ इसमें। सिलिकॉन का एक एग्जांपल है, सिलिकॉन एक एटम है, जर्मेनियम एक एटम है। ठीक है, सब केमिस्ट्री में आप जानते हो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो ये कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, मेटल्स फॉलो करते हैं। मतलब कि अगर आप कॉपर को लेंगे तो फॉलो होगा, ठीक है जी, गोल्ड को लेंगे तो फॉलो करेगा, ये सब मेटेलिक बॉडीज हैं। तो ये सब ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, बाकी सब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, और इसके हिसाब से डिफाइन करोगे V इक्वल्स टू आर आई को। ठीक है, ओनकार बच्चा बताओ अब कहाँ तक सिचुएशन है तुम्हारी। हाँ जी, ठीक है अश्विका, 3 वोल्ट सही है। चलो, अगर यहाँ तक चीजें समझ आ रही है तो ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं फिर ओम्स लॉ के बाद। ठीक है, तो ओम्स लॉ अगर समझ में आ गया तो इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब एक बात बताओ, मान लो हमारे पास कई सारे वायर्स हैं, ठीक है ना, ये एक वायर हो गया, इससे आगे निकले, फिर एक और वायर आ गया, दूसरा वायर आ गया, फिर आगे बढ़े, एक और वायर आ गया। अब हमने मान लिया कि इन सारे वायर्स में 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, और इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 8 ओम का है, और इसका रेजिस्टेंस 2 ओम का है। तो वो 3 एम्पियर इससे आगे आकर के इसमें भी जाएगा, और इससे आकर आकर के इसमें भी आएगा। तो आप बताओ यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए, यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए, और यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए। यही ओम्स लॉ है कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो आपको उनका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, V इक्वल्स टू आर आई। तो यहाँ पर R 5 है और I 3 है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर जब निकाली जाएगी फर्स्ट वायर में, तो 15 वोल्ट। यहाँ पर 8 है और 3 एम्पियर करंट है मतलब ये आएगा 24 वोल्ट। फिर यहाँ पर 3 एम्पियर और 2 ओम है, यहाँ पर आंसर आएगा 6 वोल्ट। यही ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। इस तरीके से देखा जाता है कि किस कहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है जी बच्चा, ये पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पर ना एक पॉइंट आपको माइंड में रखना पड़ेगा, पॉइंट टू रिमेंबर।
हम लोग दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बैटरी की और एक हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वायर की। तो एक रूल ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस किसी वायर का जब निकालोगे आप, तो ये एज पर ओम्स लॉ है, विच मीन्स इसके लिए फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर। ठीक है, बट बैटरीज के केस में पोटेंशियल डिफरेंस इज फिक्स्ड। ठीक है ना, मैंने स्टार्टिंग में कहा था बैटरी एक डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, इसका डेफिनेशन ही यही है। तो यानी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर अगर आप लगाते हो तो ये गलत हो जाएगा, ब्लंडर है ये बैटरी के केस में नहीं जाएगा। इस केस में आई से कोई मतलब नहीं है, आपको इस केस में करंट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देखिए आपको यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ देखो, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास ऐसे कोई एक बैटरी है जिसका प्लस टर्मिनल और इसका माइनस, और ये बैटरी मान लो 12 वोल्ट की है। ठीक है, और इस बैटरी से हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा रखा है 4 ओम का, और मान लो किसी तरीके से यहाँ पर 2 एम्पियर करंट है मान लीजिए, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे। तो यहाँ ऊपर वाला पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो ये ओम्स लॉ से आएगा, ये 2 इंटू 4 करोगे तो 8 आएगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है, तो ये सॉरी करंट को मैं 3 एम्पियर कर दे रहा हूँ, 3 एम्पियर, तो ये 3 इंटू 4 12 आएगा। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स वैल्यू है, ये हमारे करंट के हिसाब से नहीं बदलेगा। अगर यहाँ 3 एम्पियर की बजाय 2 एम्पियर होगा तो भी ये 12 वोल्ट रहेगा, 2 एम्पियर की बजाय यहाँ पर 5 एम्पियर आ जाए तो भी ये चीज 12 वोल्ट ही रहेगी। 3 to 5 के हिसाब से यहाँ वाला आंसर बदलेगा, रेजिस्टेंस वाला आंसर बदलेगा। ठीक है भाई, कि V और I आपस में रिलेटेड होते हैं लेकिन बैटरी के लिए नहीं, वायर्स के लिए होते हैं। बैटरी को आप कह सकते हो कि इसके अंदर V इक्वल टू आई आर होल्ड ही नहीं करता, उसका अलग फॉर्मूला है कोई। ओंकार जी बताओ बच्चा, कंफर्म कर दो यहाँ तक का जरा, अभिव्यक्ति अगर आप भी हो तो, है ना, क्लियर है आप लोग को तो, क्योंकि अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करेंगे। आई मीन अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करेंगे, है ना। ओंकार बच्चा देख लो, ठीक है, अश्विका भटनागर सही आंसर बच्चे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी यहीं पर एंड करेंगे मीटिंग को, आज टाइम बचा नहीं है इसमें ज़्यादा। अब अगली क्लासेस में हम लोग ऑफिशियली चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, जितना इंट्रोडक्शन देनी थी वो हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में अब इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट बैकअप क्लास में। अच्छे से पढ़ के रखना, तो इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चा, चलो थैंक यू बच्चा, अश्विका थैंक यू बच्चा, ओंकार जी बाय बाय, पढ़ के रखना इसको बच्चे।